चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात पर 27 जनवरी को डीडीएम की बैठक लेंगे अनिल बैजल, हो सकते हैं कई अहम फैसले। देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल आगामी 27 जनवरी को राजधानी में कोविड की स्थिति को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार दिल्ली में घटते कोविड-19 मामलों को देखते हुए बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू और ऑल इन वन की व्यवस्था जैसे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में आगामी गुरुवार को होने वाली डीडीएम की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी प्राइवेट कार्यालयों को कंटेंट जोन के बाहर 50% उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि डीडीएम में निजी कार्यालयों को कार्यालय समय उपस्थिति और कर्मचारी की मात्रा को कम करने की सलाह दी गई थी। हालांकि इससे पहले महीने में डीडीएम ने कोविड-19 वृद्धि को रोकने के लिए शनिवार और रविवार को दिल्ली में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। बता दें कि उधर दिल्ली में घट रहे मामलों के बीच व्यापारियों का एक वर्ग ऑल इन वन के नियम की दुकान खोलने का विरोध भी कर रही है। इसी दौरान व्यापारियों का कहना है कि जब कोरोना के मामले घट रहे हैं तो ऐसे में नियमों में ढील दी जानी चाहिए। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू और ऑल इन वन के नियमों के चलते उनकी दुकान महीने में सिर्फ 8 से 10 दिन ही खुलेगी। दुकानदारों ने इस बात की स्थिति में अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है, जिसका उन्होंने नियमों में ढील देने का प्रस्ताव दिया था। सर्दी के सितम से भी नहीं मिलेगी राहत, हफ्ते भर ऐसी कड़ाके की रहेगी ठंड। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए अभी ठंड का सितम आने वाले दिनों में ऐसे जारी रहने वाले हैं। अभी तक दिल्ली में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता देखी जा रही थी, लेकिन अब पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के बाद कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार की बात करें तो उस दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम होकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिस कारण से सर्दी रिकॉर्ड किया गया। ठंड को बढ़ता देख मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रिकॉर्ड होने की संभावना जताई है। वही सप्ताह भर तक कड़ाके की सर्दी के राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर ही है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा में नमी का स्तर अधिक और पारा कम होने की वजह से सुबह सड़कों से लेकर हवाई पट्टी पर मध्यम स्तर तक का कोहरा दर्ज किया गया है। इस वजह से विजिबिलिटी 600 से लेकर 800 मीटर तक रिकॉर्ड की गई और हवा में नमी का स्तर 74 से लेकर 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि सुबह के समय हल्की धूप देखने को जरूर मिली थी, लेकिन फिर दिन में बादल छाए रहने की वजह से धूप नहीं निकल पाई है। इस वजह से दोपहर में ही लोगों ने ठंड से बचने के लिए हीटर और अलावा का सहारा लिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और केरल में भी आई कोरोना के नए केस में कमी, जानिए चुनावी राज्यों का हाल। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के बीच सोमवार का दिन राहत भरा रहा। कई राज्यों में तेजी से बढ़ते नए केस में आज कमी देखी गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को संक्रमण के 28,286 नए मामले सामने आए, जो रविवार के मुकाबले 12,519 कम है। राज्य में अब तक संक्रमित होने वालों लोगों की कुल संख्या 75.35 लाख हो गई है। वही 36 लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृत्यु की संख्या 1,42,151 हो गई है। 2,99,604 है। पिछले 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 86 नए केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि संक्रमण के मामले कमी की एक वजह वीकेंड में कम टेस्टिंग भी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक रविवार को देश भर में 14.74 लाख सैंपल की जांच की गई थी, जबकि इससे पहले 22 जनवरी को देश भर में 18.75 लाख और 21 जनवरी को 19.60 लाख सैंपल की जांच की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में दैनिक पॉजिटिव रेट 20.75% है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 17.3% रही है। आतंकी घुसपैठ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जारी हुआ अलर्ट, मौसम की परवाह किए बगैर गश्त कर रहे हैं जवान। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ RS-पुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए एक सुरक्षा जवान ने बताया कि हम मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सीमाओं पर गश्त जारी रखते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल घाटी में आतंकी लगातार घुसपैठी की फिराकत में रहते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही कोशिश और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते सीमाओं को अलर्ट पर रख दिया जाता है। वही सीमा सुरक्षा बल जम्मू के महानिरीक्षक DK बुरा ने सोमवार को कहा कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा समस्या उत्पन्न करने के खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान सीमा पर बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने बताया कि BSF ने पहले सीमा पर 2 सप्ताह के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग रोधी अभियान शुरू कर दिया गया। बुरा ने कहा कि BSF आतंकवादियों और नापाक सबूतों को विफल करने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस के साथ संयुक्त गश्त कर रही है। क्या कोरोना की तीसरी लहर बड़े शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है? कोरोना के मामले एक बार फिर से 3 लाख से ज्यादा रोजाना दर्ज हो रही हैं।
महामारी को फैलने से रोकने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने को लगातार कहे जा रही है। इसी बीच कोरोना के मामले में चिंता बढ़ाती है, क्योंकि महामारी की तीसरी लहर में कोविड-19 के ताजा मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट करने में देश के गाँव में अब अपने बड़े शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस विश्लेषण में यह भी पता चला कि रोजाना दर्ज होने वाले केस की संख्या में वृद्धि भी कम हुई है। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक हालांकि शहरी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में रोजाना अधिक संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अब दैनिक मामले घटने लगे हैं, जबकि ग्रामीण जिलों में इसकी संख्या में वृद्धि जारी है। देश के शहरी से ग्रामीण हिस्सों में बढ़ते संक्रमण से यह बदलाव भारत की पिछले 2 कोरोना लहरों में भी देखा गया था। एसटी विश्लेषण हाउस इंडिया लाइव द्वारा 21 जनवरी तक संकलित जिला स्तरीय आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों से पता चला कि दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 16 जनवरी और 13 जनवरी से अपने 7 दिनों के औसत नए मामलों में कमी देखी गई। वे ऐसे करने वाले एकमात्र प्रमुख शहर नहीं है। चेन्नई, कोलकाता जैसे दूसरे महानगरीय शहरों में भी संक्रमण के मामले तेजी से गिरने लगे हैं। परीक्षा से पहले जरूर देख ले पश्चिम बंगाल जेईई एग्जाम पैटर्न, यहाँ चेक करें डिटेल्स। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड द्वारा जेईई की परीक्षा 23 अप्रैल को होगी। इससे पहले बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न जारी कर दिए हैं। WBJEE 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं और उनके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। WBJEE 2022 परीक्षा 23 अप्रैल को पेन और पेपर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। WBJEE 2022 पेपर प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके अलावा प्रत्येक विषय में 3 श्रेणियों के प्रश्न होंगे। परीक्षा से संबंधित अपडेट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके लिए जो भी स्टूडेंट 2022 में जेईई परीक्षा देने वाले हैं वे अपडेट के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखे। पश्चिम बंगाल जेईई परीक्षा 23 अप्रैल 2022 को होगी। हालातों को देखते हुए परीक्षा की तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है। फिलहाल जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा का आयोजन 23 अप्रैल 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। वही दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा में कुल 2 भाग होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर गणित के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। गौतम गंभीर बोले, लखनऊ सुपर जायंट्स में ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहते जो टीम इंडिया में खेलने के लिए सपना देखते हैं। IPL की नई टीम लखनऊ में अपने नाम का ऐलान कर दिया है। किया राहुल की कप्तानी वाली ये टीम लखनऊ सुपर जायंट के नाम से जानी जाएगी। बता दें, इस टीम ने किया राहुल के अलावा मार्कस जोस्टिन और लोग स्पिनर रवि बिश्नोई को ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। वहीं इस टीम के हेड कोच एंटी फ्लावर होने वाले हैं और टीम के मेजर गौतम गंभीर है, जिनकी कप्तानी में KKR ने 2 बार IPL का खिताब भी जीता है। टीम के नाम लॉन्च के मौके पर मीडिया गौतम गंभीर ने एक बेहद दिलचस्प बात कही। गंभीर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि लखनऊ सुपर जायंट के लिए कोई ऐसा खिलाड़ी खेले जो टीम इंडिया में खेलने के सपने देख रहे हो। गौतम गंभीर ने कहा, मैं ऐसे खिलाड़ी टीम में नहीं चाहता जो लखनऊ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर टीम इंडिया में जगह बनाने का सपना देख रहे हो। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा सोच रहा है तो ये प्राइज के साथ बेईमानी होगी, लेकिन अगर आप लखनऊ के लिए खेलेंगे और उसके लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप टीम इंडिया तक पहुंच सकते हैं। गौतम गंभीर तो यहां तक कह दिया कि गौतम बोले, IPL टीम इंडिया में खेलने का मंच नहीं है। IPL पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मंच है और खिलाड़ियों को ऐसा ही सोचना चाहिए। बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी वनडे सीरीज के गौतम गंभीर ने वेंकटेश अय्यर के सिलेक्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। NDA में सीटों का बंटवारा, नड्डा बोले, चुनाव सरकार बदलने के लिए नहीं, पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर NDA गठबंधन की सीटों की घोषणा दौरान BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी है, क्योंकि पंजाब सुरक्षित रहता है तो देश सुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान द्वारा पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, ड्रोन के माध्यम से देश की सुरक्षा को चुनौती देने के प्रयास का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन देश विरोधी ताकतें हमेशा इसे पटरी से उतारने की कोशिश करती रहती है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम नहीं है, सरकार बदलने इस चुनाव का उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब की स्थिरता को देने के लिए, क्योंकि पंजाब सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित रहता है। पंजाब की 17 विधानसभा सीट के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। चुनाव BJP 65 सीटों पर, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रविंद्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब लोकल कांग्रेस 37 और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा नीति शिरोमणि 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।